आज हम पाइथन को एज अ लैंग्वेज जानेंगे और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम सब जानते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें पता है 3 लेवल्स की ये होती हैं, कुछ हाई लेवल की होती हैं, कुछ लो लेवल और कुछ मिडल लेवल की। तो पाइथन जो है इट इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि पाइथन का जो कोड रहता है, पाइथन की बेसिकली जो वर्डिंग रहती है जिसमें कोड लिखते हैं हम, जो इसका सिंटैक्स रहता है वो काफ़ी हद तक ह्यूमन रीडेबल रहता है। मतलब सारी लैंग्वेजेस ही, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही ह्यूमन रीडेबल होती हैं, लेकिन पाइथन का कोड रीड करना और रिलेटिवली इजी होता है। ये वेरी इट इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, इसीलिए हम इसको एज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाय एवरीवन। आज हम पाइथन को एज अ लैंग्वेज जानेंगे और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हमें मालूम है कि लैंग्वेजेस को हम लेवल्स के हिसाब से 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ लैंग्वेजेस हाई लेवल होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस लो लेवल होती हैं, कुछ मिडल लेवल होती हैं। पाइथन जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि पाइथन का जो कोड है, पाइथन की बेसिकली जो वर्डिंग है जिसमें हम कोड लिखते हैं, वो बहुत हद तक ह्यूमन रीडेबल होता है। वैसे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ह्यूमन रीडेबल होती हैं, इसीलिए हम उनको उनको बनाया भी जाता है ताकि हमें ज़ीरो और वंस के साथ डील ना करना पड़े, जो कि हम कर भी नहीं सकते बीइंग ह्यूमंस। और मतलब पाइथन की जो कोड है, पाइथन सिंटैक्टिकली जो है वो रीड करनी थोड़ी आसान रहती है। इसके जो भी कीवर्ड्स वगैरह रहते हैं सब, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी हद तक ह्यूमन रीडेबल होते हैं। नेक्स्ट, पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ लैंग्वेजेस जो है उनका कन्वर्जन टू मशीन कोड ऐसा रहता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम ही डायरेक्टली एक साथ में ज़ीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उनको हम कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं, जैसे सी हो गई या सी प्लस प्लस हो गई। पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका कोई प्रोग्राम अगर लिखा है तो उसका कन्वर्जन मशीन कोड में ऐसे होगा कि लाइन बाय लाइन होता है। इससे क्या बेनिफिट रहता है ओवर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के? अगर कुछ एरर हुआ प्रोग्राम में तो हमें उसी लाइन पे डायरेक्टली शो हो जाएगा, रादर देन जैसे कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो सकती हैं किसी भी प्रोग्राम में। तो एक साथ वो बहुत सारे एरर्स हमें शो कर देगा कि इस लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर है। तो सबको लोकेट करना और एरर को रेक्टिफाई करने में दिक्कत हो सकती है। काफ़ी हेक्टिक टास्क वो हो जाता है हमारे लिए। और पाइथन जो है वो बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है। पाइथन की यूजेज बहुत एक्सटेंसिव है। जैसे पाइथन को यूज़ किया जाता है इन दी बैक एंड पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। AI ML की फील्ड में भी यूज़ होती है, या AA जो गेम्स होती हैं उनको हम क्रिएट करने के लिए पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, एट्सेट्रा। साइबर सिक्योरिटी या और भी बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के डोमेन्स हैं जहाँ पर पाइथन को हम यूज़ कर सकते हैं। पाइथन को सेटअप कर लेते हैं। तो मैंने अपने ब्राउज़र में पाइथन लेटेस्ट वर्जन टाइप कर दिया है, तो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन ही हम डाउनलोड करने वाले हैं। python.org जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की, तो इसी पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पाइथन। मेरा विंडोज सिस्टम है, तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से उस बटन पे क्लिक करके जो भी रिस्पेक्टिव वेब पेज है वो ओपन कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। 64 बिट सिस्टम है मेरा, तो मैं इसी को क्लिक करूँगा डाउनलोड करने के लिए। ऑल्दो जो है मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखे थे, इसलिए मैं दोबारा नहीं करने वाला। आपका जो भी सिस्टम है, ये सब डिफरेंट सिस्टम्स के लिए आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली अपनी कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए एक फ़ोल्डर हमें जो है वो ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल एक्सप्लोरर में जाके आप कोई अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन
कोडिंग या कोई भी जो आपको नाम ठीक लगे, और उसको ओपन करने के लिए हम इस आइकन पे आएंगे, क्लिक करके ओपन फोल्डर। और मैंने अपना एक फोल्डर बना रखा है पाइथन कोड करके, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फोल्डर मैंने ओपन कर लिया, और अब नई फाइल क्रिएट करने के लिए हम इस आइकन पे आएंगे। न्यू फाइल नज़र आ रहा है, और अपनी फाइल का नाम लिख के एंड में डॉट पी वाई हम लिखेंगे। कोड मैंने नाम दे दिया, और डॉट पी वाई पाइथन की फाइल है इसलिए। तो फाइल हमारी क्रिएट हो गई है, और हम फाइनली अब कोडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है, जिससे कंसोल पे कुछ ना कुछ हमारा प्रिंट होके आएगा, कुछ ना कुछ लिखा आएगा, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए कुछ भी हम प्रिंट लिखेंगे, सिंपली ब्रेसेस लगा देंगे। और अगर मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहूँ तो पहले मैंने ये कॉमास लगा दिए यहाँ पे। एंड में हम कुछ भी सेमी कॉलन वगैरह नहीं लगाते। पाइथन का सिंटैक्स जो है वो बहुत सीधा सा है। इस बटन को क्लिक करके हम रन करेंगे, और हेलो वर्ल्ड जो है हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। वैसे ही किसी नंबर को हमने प्रिंट कराना हो, हम ये कॉमास हटा सकते हैं, और जो भी हमें नंबर प्रिंट कराना है हम लिख देंगे। प्रिंट करने पर 323 हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। ऑल्दो इस 323 को हम कॉमर्स के अंदर भी लिखते तो भी कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती। ये अभी भी वैसा का वैसा प्रिंट होके हमारे पास आ जाता है, ये देखिए। वो इसलिए क्योंकि अब पाइथन इसको जो है वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। तो अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कुछ अपना प्रोग्राम लिख रखा है, और हम उसके किसी भी सेक्शन ऑफ कोड, किसी भी पार्ट ऑफ कोड को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कि जैसे हम प्रैक्टिकली तो हम किसी टीम में ही काम कर रहे होंगे ना। तो अगर हमारा जो अगला हमारे से डेवलपर होगा, उनको हम अपना प्रोग्राम पैस ऑन करते हैं, तो जो भी हमने कोड लिखा है उसको कुछ भी ऐसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें नॉर्मल टेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा, उसके लिए कोड तो लिखेंगे नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कमेंट्स को भी डिफाइन करने का एक तरीका होता है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। हेलो वर्ल्ड, और इसके ऊपर मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब कमेंट को स्टार्ट करने के लिए पाइथन में क्या करते हैं, पाइथन में हम एक हैश सिंबल को यूज़ करते हैं। अब अब हमने आगे हैश लगा दिया, तो अब इस लाइन में जो भी, ये फर्स्ट लाइन में जो भी हम कुछ लिखेंगे उसको वो सिंपली एक कमेंट हो जाएगा। उसको कंपाइलर या पाइथन के केस में इंटरप्रेटर उसको कुछ भी, उसका कुछ भी नहीं करेगा। उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट ऐसा कुछ भी नहीं करा जाएगा, कुछ एरर भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब ये सिंपल एक नॉर्मल एक टेक्स्ट है। इसको इग्नोर कर दिया जाएगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा। अब इसका डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट का। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्लेज कंसोल। तो ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन लिख दिया। और प्रैक्टिकली हम किसी भी फंक्शन का, किसी भी लूप का
कि किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड का हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है अपने पूरे प्रोग्राम में, प्रोग्राम काफ़ी बड़ा रहता है, तो नेक्स्ट टाइम किसी को भी पास ऑन करते हैं तो उनको समझ आ जाए कि हमने ये सेक्शन ऑफ कोड हमारा क्या काम कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। पाइथन, अगेन पाइथन में कमेंट अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम हैश सिंबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स की। तो आइडेंटिफायर्स के नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि ये वेरिएबल्स, फंक्शंस या क्लासेस, पाइथन में क्लासेस भी होती हैं, तो उन सबके नाम को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बाय सेइंग आइडेंटिफायर्स। तो किसी भी वेरिएबल को हम एक नाम देते हैं, किसी फंक्शन को नाम देते हैं, ऐसा करके। तो उसको हम, उन्हीं को हम आइडेंटिफायर्स कह देते हैं पाइथन में ऑफिशियली। तो इनके लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि स्टार्ट अपर केस और लोअर केस दोनों से हो सकते हैं आइडेंटिफायर्स। जैसे मैं नेम में अपना नाम लिख दूं, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर या एक वैलिड नेम रहेगा किसी भी मेरे वेरिएबल के लिए। और स्पेशल सिंबल्स की बात करें तो अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल हम आइडेंटिफायर में पाइथन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए माई नेम ऐसे करके लिख देता हूँ। यहाँ भी कोई रेड लाइन हमें शो नहीं हो रही, कोई एरर हमारे पास आ नहीं रहा। वेरिएबल माई नेम, माई अंडरस्कोर नेम करके हमारे पास शो हो रहा है। तो ये चीज़ मैं लिख भी देता हूँ कि इन पाइथन इन आइडेंटिफायर्स अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एक और बात कि नंबर्स, डिजिट्स जो हैं उनको हम इंक्लूड तो कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर को स्टार्ट किसी डिजिट से नहीं कर सकते। जैसे मैं कोई आइडेंटिफायर यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, पर अभी मैं प्रिंट कराने यहाँ ऑलरेडी वैसे तो रेड लाइन आ गई है, एरर को डिपिक्ट कर रही है ये, लेकिन फिर भी मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँ इस वेरिएबल को, तो यहाँ पे एरर हमारे पास शो हो रहा है। ऑल दो वेरिएबल्स को हम एज अ सेपरेट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ हमें और याद रखनी है आइडेंटिफायर्स के बारे में कि आइडेंटिफायर्स ए डिजिट, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बिगिन विद ए डिजिट। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ आइडेंटिफायर्स अभी हम लिख के देखेंगे और फिर उनको हम अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज़ करके प्रिंट करा के देखेंगे कि वह सही से प्रिंट हो रहे हैं या नहीं। अभी मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करा है, तो ये भी एक वैलिड तरीका होता है आइडेंटिफायर का। अंडरस्कोर को मैंने इंक्लूड करा है, तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल इंक्लूड नहीं करा है।
यहाँ मैंने डिजिट इंक्लूड तो करा है लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं करा है आइडेंटिफायर को, इसलिए ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर से हम आइडेंटिफायर को स्टार्ट भी कर सकते हैं। अभी हम इन सब वेरिएबल्स को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमने आइडेंटिफायर्स का सही नाम लिखा है कि नहीं, ऑल्दो सही ही है, लेकिन स्टिल कंफर्मेशन के लिए। हमारे पास सभी आइडेंटिफायर्स जो हैं वो प्रिंट होके आ गए हैं, ऑल्दो मैं एक लिखना भूल गया हूँ। कैपिटल एन से स्टार्ट होने वाला जो नेम है वो वैसे का वैसे प्रिंट होके आ रहा है, कुछ एरर हमारे पास आ नहीं रहा। सारे चारों के चारों ये जो आइडेंटिफायर्स हैं यहाँ तक सारे सही से प्रिंट होकर आ रहे हैं। एक बार के लिए लैंग्वेज को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट आइडेंटिफायर है वो भी एज इट इज़ पाइथन जो है स्मॉल लेटर में प्रिंट होके आ गया है। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे पांच हमारे पास वेरिएबल्स यहाँ बने हुए थे और पांचों को प्रिंट कराने के लिए हमने पांच अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखी हैं और सभी जो हैं वो अलग अलग लाइन में प्रिंट होके आ रहे हैं। कबीर जो है वो एक लाइन में प्रिंट होके आ रहा है, फिर ये जो केके है ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके हमारे पास कंसोल की। तो पांच अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स के अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इन सबको एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख के भी हम प्रिंट करा सकते हैं। ऑल तो ये चीज़ हम वेरिएबल्स में अलग से भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। तो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करके हम प्रिंट कराना हो हमें तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल का नाम लिखा फिर कॉमा डाल के जो नेक्स्ट वेरिएबल प्रिंट कराना है उसका नाम लिख देंगे। सबसे पहले माई अंडर स्कोर नेम, फिर ID 1, और फिर लैंग्वेज। और अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है पाइथन में कि अभी हम पहले इनको प्रिंट करा के देखते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये एक लाइन में अभी प्रिंट होके नहीं आएंगे, नेक्स्ट लाइन में, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके नहीं आएंगे, सारे एक ही लाइन में प्रिंट होके आ गए और स्पेस से सेपरेटेड। अगर आप ध्यान से देखें इनके नाम में हमने कहीं पे भी, जब हमने इनको वैल्यू दी है, नेम को हमने कबीर नाम दिया है, तो इनके अंदर कोई स्पेसिस तो थी नहीं, तो इसलिए अलग अलग वेरिएबल्स जो ही हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस से सेपरेटेड होते हैं अगर हम एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल्स को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसको चेंज करने के लिए इन सबको किस कैरेक्टर से बेसिकली हमें सेपरेट करना है, उसको चेंज करने के लिए हम उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक चीज़ कर सकते हैं कि SCP, सेपरेट का शॉर्ट फॉर्म होता है पाइथन में, ये लिख देंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही। और कॉमास के अंदर हम, अगर हमने जैसे भी हम न्यू लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, नेक्स्ट लाइन में हर वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सेपरेट हम
करना है हमें न्यू लाइन से। तो न्यू लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैक स्लैश एन से। अभी 5 हमने वेरिएबल्स लिखे और सेप इक्वल टू हमने कर दिया बैक स्लैश एन। बाय डिफॉल्ट पाइथन में ये इक्वल होता है स्पेस के। इसी वजह से ये 5 जो हमारे पास प्रिंट होके आए हैं वेरिएबल्स, इनकी वैल्यूज वो स्पेस से सेपरेटेड थी, ऑल्दो इनके अंदर तो कोई स्पेस थी नहीं। और अब हम इनको न्यू लाइन से सेपरेट करना चाहते हैं, हर वेरिएबल को अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो हम बैक स्लैश एन इसको लिख देंगे। बैक स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब एक ही प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होके नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पर हमारे पास आ जाएगी। 5 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखने की बजाय हम ये तरीका कर सकते हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। नेक्स्ट वेरिएबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में जो हमें एक कॉमन मिसकंसेप्शन कई बार जो हो जाती है कि वेरिएबल्स जो हैं वो खुद स्टोर नहीं करते हैं वैल्यूज़ को, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, कोई भी है। वैल्यू एक्चुअली जो स्टोर होती है वो तो मेमोरी में ही होती है। वेरिएबल्स जो है वो एक तरह के नेम्स आप कह सकते हैं जिनसे हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी स्टोर्ड वैल्यूज़ हैं, जो भी हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में स्टोर हो, उनको एक्सेस करने के लिए वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं। तो पाइथन में हम पहले भी देख चुके हैं आइडेंटिफायर्स में। वैसे तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो अभी यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि आइडेंटिफायर्स के टॉपिक में भी कि हम इंट ए ऐसे करके कुछ नहीं लिख रहे जैसे सी या सी प्लस प्लस ऐसी कुछ और लैंग्वेजेस में होता है। पाइथन में, पाइथन में डायरेक्टली हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने ए नाम दे दिया और इसको अगर मैंने 10 लिख दिया तो पाइथन अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ पर एक इंटीजर डिक्लेयर किया गया है। एक और मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ। अभी मैंने कैरेक्टर असाइन करा है इस बी को, तो मैंने इसको कोट्स के अंदर लिख दिया है। और अभी इसको वेरीफाई करने के लिए कि पाइथन वाकई में इनकी टाइप समझ चुका है, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि प्रिंट के अंदर हम एक टाइप फंक्शन हमारे पास पाइथन में होता है। टाइप फंक्शन के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने ए लिखा तो इसको हम बोलेंगे टाइप ऑफ ए। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा टाइप ऑफ ए। तो इससे क्या है कि ए की डेटा टाइप हमारे पास रिटर्न होके आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। ऐसे ही हम सेम लिख देंगे बी के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि भी वाकई में हमारे पास एक कैरेक्टर है। तो आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ ए जो है वो प्रिंट होके हमारे पास क्लास इंट आया। पाइथन में क्लास से इसके बेसिस पर किया जाता है डेटा टाइप्स जो हैं। और यहाँ पर क्लास स्ट्रिंग इसलिए आया है क्योंकि पाइथन में कोई कैरेक्टर करके कोई डेटा टाइप नहीं होती है। ये जो हमने हमने एक सिंगल ही कैरेक्टर लिखा है, लेकिन पाइथन इसको स्ट्रिंग के अंदर ही क्लासीफाई करता है। ये पाइथन का अपना तरीका है। तो इसलिए पाइथन में कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होती है। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं यहाँ करके दिखाऊँ आपको, तो हमने ये सिंगल कोट के अंदर लिखा है, लेकिन अगर मैं इसको के की जगह इसमें कुछ कैरेक्टर्स बढ़ा भी दूँ तो भी अभी ये स्ट्रिंग ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिंगल कोट्स में लिखा है तो इसको कैरेक्टर ही, हमें एक ही कैरेक्टर इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में आप देखोगे कि अगर सिंगल कोट्स में हमने ये राइट हैंड साइड पर लिखे हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। अभी हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करें बी वेरिएबल को, तो ये एकदम सही से प्रिंट होके आ जाएगा। जी देखिए, तो अभी भी सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं पाइथन में और डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं।
एक कैरेक्टर से ज़्यादा जो भी है उसको हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं पाइथन में, और डबल कोट में भी लिख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हमने उसमें आइडेंटिफायर्स में भी बात करी थी कि स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो अंडरस्कोर के अलावा हम वेरिएबल के नाम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और डिजिट्स को हम इंक्लूड तो कर सकते हैं, लेकिन डिजिट से वेरिएबल का जो नाम है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो हम पाइथन में कर सकते हैं, लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टाइप्स को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे 10 है, इंटीजर है, कोई डेसिमल हमने लगाया नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बी को असाइन कर देते हैं फ्लोट ऑफ ए। फ्लोट फंक्शन जो है इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट भरा। आर्गुमेंट क्या होता है एग्जैक्टली हम आगे भी डिस्कस करेंगे फंक्शंस टॉपिक में। और फ्लोट के अंदर मैंने यहाँ पर ए लिखा है, तो ये जो है हम इसको बी को प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ 10 नहीं प्रिंट आएगा, 10 जो है वो अपनी डेसिमल फॉर्म में प्रिंट होके आएगा। तो ए का जो फ्लोट फॉर्म है, ए की जो फ्लोट में फॉर्म है वो हमारे पास हमने बी को असाइन करी और वो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि बी वेरिएबल जो है इसको मैंने स्ट्रिंग ऑफ ए असाइन कर दिया है। यानी कि है तो ये नंबर ही है ये इंटीजर ही है, लेकिन इसको हम ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथन में। और इसको आपको शो करने के लिए इसको हम प्रिंट भी करा देंगे। टाइप ऑफ बी प्रिंट कराएंगे तो ये इंटीजर नहीं आएगा, क्लियरली हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है तो स्ट्रिंग में ही आएगा। इसको चाहे तो हम प्रिंट बी भी करा देते हैं। और आगे सी जो है वो इंट ऑफ बी, यानी कि सी जो है वो बेसिकली ए के जैसा ही है, ए के बराबर भी है, और ए की मैचिंग उसकी डेटा टाइप भी है। ए भी 10 है इंटीजर, और बी जो स्ट्रिंग ऑफ ए था उसको हमने वापस से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसे ही हम सी को भी प्रिंट करा देंगे। अभी टाइप ऑफ बी हमने प्रिंट किया तो बिना किसी दिक्कत के इसने क्लास ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे शो कर दिया। ऑल दो 10 था, लेकिन 10 को हम ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल को 10 10 ऐसे कोई भी नंबर ऐसे असाइन कर भी दें तो वो कोई गड़बड़ नहीं होगी पाइथन में। बी को प्रिंट कराया था वो एज इट इज़ 10 प्रिंट होके हमारे पास आ गया, लेकिन इस बार ये स्ट्रिंग है, इसकी डेटा टाइप हमने यहाँ पे जो है वो प्रिंट कराई है, तो क्लास स्ट्रिंग हमारे पास शो हो रहा है। टाइप सी जो है उसको हमने स्ट्रिंग ऑफ ए जो था 10 का जो स्ट्रिंग फॉर्म था उसको वापस से हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा है, तो यहाँ पर हमें क्लास इंट शो हो रहा है। और प्रिंट सी कराया तो ऑब्वियसली हमारे पास 10 एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया। पाइथन के कीवर्ड्स को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पाइथन के कीवर्ड्स जो हैं, जितने भी सारे पाइथन में कीवर्ड्स हैं उनको हम पूरे एक ऐसे सीक्वेंस में प्रिंट करा सकते हैं कि इतने सारे जो जितने भी कीवर्ड्स पाइथन में होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास ऐसे प्रिंट होके आ जाएंगे एग्जैक्टली एज इट इज़। तो उनको प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमें एक पाइथन की लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है, इंपोर्ट भी एक एक्चुअली कीवर्ड ही है ऑब्वियसली, लेकिन इंपोर्ट कीवर्ड अगर हम लिखें, कीवर्ड जो है वो उस लाइब्रेरी का नाम है जिसमें सारे कीवर्ड्स जो है पाइथन के वो स्टोर्ड होते हैं। जनरली लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी जो है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है फंक्शंस हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं। क्या क्या वो काम करते हैं वो सब उनका कोड लिखा रहता है। तो कीवर्ड्स सारे के सारे रिट्रीव्स करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। एग्जैक्टली अगर हम ऐसे लिखें इसको, ऑल दो हम असाइन भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, लेकिन डायरेक्टली प्रिंट के अंदर लिखें तो भी ये ऑब्वियसली वर्क करेगा।
अब यहाँ जो है हमारे पास सारे के सारे पाइथन के कीवर्ड्स शो हो रहे हैं, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज। इनमें से मतलब काफ़ी सारे जो हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस कर ही लेंगे। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, जॉइंड बाय ऑपरेटर्स। इसको क्लियर करने के लिए पहले मैं थोड़ा लिख भी दूँ इसको। जैसे हमने अपने मैथ्स में भी देखा होगा, एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारे पास, उसमें हम वेरिएबल्स को प्लस माइनस ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं या डिवाइड के ऑपरेटर होते हैं, उनसे हम ज्वाइन करते हैं तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन हम कोड में भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहले एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हम लिख के देखते हैं। a इज इक्वल टू 10 मैंने ले लिया है, और अब हम प्रिंट कराएंगे a प्लस बी। और यहाँ पर a प्लस बी जो है ये हमारा एक्सप्रेशन है। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं a और b, और उनको हमने प्लस वाला जो सिंबल है, प्लस वाला जो ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर जो है, उससे ज्वाइन कर दिया। तो अब इसका रिजल्ट हम प्रिंट कराते हैं। 10 + 20 30 हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। ऑफ कोर्स हम एक्सप्रेशन को जो है किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, और सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट सी, फिर हमारे पास 30 यहाँ पे भी आ गया। ऐसे ही हम एक्सप्रेशन में कुछ कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसा कुछ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं -5 यहाँ पे कर दूँ तो अभी हमारे पास 25 आना चाहिए। 25 हमारे पास प्रिंट होके आ गया। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ a+b /5, अब /5 से यहाँ पर 5 से डिवाइड ही होगा a+b, लेकिन स्लैश से हमारे पास जो है क्वेश्चन रिटर्न होता है, रिमाइंडर रिटर्न नहीं होता है, क्वेश्चन हमारे पास रिटर्न होगा। a+b हमें यहाँ से हम देख सकते हैं 30 बनेगा, और 30 को 5 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो 6 आता है। तो 6 हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। 6 हमारे पास आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास फ्लोट में आया है, इसकी डेटा टाइप फ्लोट रही है। वही हम यहाँ पर %5 लिख दें तो अब a+b तो 30 ही रहेगा, लेकिन परसेंट यहाँ का मतलब, यहाँ एक्चुअली हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। और मॉड्यूलस से जो है हमारे पास रिमाइंडर रिटर्न होता है। तो एक्सप्रेशन फाइनली क्या करेगा, एक रिमाइंडर हमारे पास जो है वो रिटर्न करेगा। a+b 30, और 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 0 हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। अच्छा, वैसे ही कुछ हम स्ट्रिंग्स के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रिंग कुछ डिफाइन करूँ, और अब हम स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे, a+b हम कर देंगे। और इसका क्या मतलब हुआ कि अब ए स्ट्रिंग जो है और बी स्ट्रिंग जो है वो साथ में हमारे पास जुड़ के एक तरीके से आ जाएंगे, साथ में लिखे हुए हमें नज़र आएंगे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो ये देखिए पाइथन तक जो था
ये हमारा ए स्ट्रिंग था। बी स्ट्रिंग में प्रोग्रामिंग हमने लिखा था, तो प्रोग्रामिंग इसके साथ बिल्कुल एक तरह से चिपक के आ गया, इसके साथ जुड़ के आ गया, इसके साथ ज्वाइन होके आ गया। तो ए प्लस बी जो हमने स्ट्रिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स को ऐड करना या ज्वाइन करने को हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन। इसको थोड़ा अच्छे से दिखाना हो तो हम एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बी स्ट्रिंग जो है इसमें हम स्पेस डाल देते हैं, तो अभी हमें अच्छे से नज़र आ जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग। बी, बस फ़र्क इसमें इस बार इतना था कि बी के स्टार्ट में हमने एक स्पेस भी ऐड करा है। सेम बाकी एक्सप्रेशंस की तरह हम इसको असाइन कर सकते हैं, और ए प्लस बी की बजाय सीधा प्रिंट सी ही लिख सकते हैं। फिर से हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स। अभी क्या है, जैसे हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी हो, तो उसका एक हमारे पास शॉर्ट हैंड तरीका होता है। पहले सिंपली अगर हम देखें, अगर x हमारे पास है इक्वल टू 10, और इसको मुझे अपडेट करना है, इसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो एक तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स, मान लेते हैं x में मुझे 5 बढ़ाना है, तो x इज इक्वल टू x प्लस 5 लिख दिया। अब इसी का एक शॉर्ट हैंड हमारे पास इक्विवेलेंट होता है वैल्यू को अपडेट करने के लिए, वो ये कि हम इसको सिंपली ऐसे लिख दें कि x प्लस इक्वल टू 5, यानी कि x में x और 5 जुड़ गए हैं। x की ओरिजिनल वैल्यू 10 थी और उसमें उसमें हमने 5 ऐड कर दिया, तो x इक्वल टू एक्स प्लस 5 का जो इक्विवेलेंट है वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका ऑगमेंटेड असाइनमेंट हो जाएगा, वैल्यू को अपडेट करने का एक शॉर्ट हैंड तरीका है। सिमिलरली इसको अगर हम बैक स्पेस से हटा दें, तो सिमिलरली अगर x की वैल्यू को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका भी शॉर्ट हैंड हम लिख सकते हैं। जो भी हमारा ऑपरेशन करने वाला सिंबल होगा, ऑपरेटर सिंपली हम कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो हमने पहले लिखा, यानी x के डायरेक्ट बाद लिखा और फिर इक्वल टू लिख दिया। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा x इक्वल टू एक्स इंटू 5 का। सिमिलरली x इक्वल टू एक्स स्लैश 5 जो है, यानी कि उसका हमारे पास क्वेश्चन अगर निकालना हो, तो उसका शॉर्ट हैंड हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको एक तरीके से वेरीफाई करने के लिए प्रिंट करा के देख लेते हैं, पहले नॉर्मल वाले असाइनमेंट से। प्रिंट एक्स, एक्स हमारे पास 2 आ गया, 10/5 इसका हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 2 आ गया है। अब वेरीफाई करने के लिए हम इस शॉर्ट हैंड जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है, इसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, और अब एक्स की वैल्यू प्रिंट करा के देते हैं कि आंसर सेम आएगा या नहीं। आंसर सेम आया है। तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड असाइनमेंट होती हैं, काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती हैं। पाइथन इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज। नेक्स्ट बात करते हैं पाइथन में हम इनपुट कैसे दे सकते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए। यानी कि हम पहले से ही वेरिएबल की वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, यूज़र से अगर उसकी वैल्यू हमें पूछनी हो तो वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है कि डायरेक्टली हम वेरिएबल लिख सकते हैं अपने वेरिएबल का नाम पाइथन में, और इनपुट लेने के लिए
हम लिखेंगे इनपुट फंक्शन x इक्वल्स टू इनपुट। इसके अंदर जो ब्रेसेस बने इसमें हम अपनी एक तरह से एक मैसेज लिख सकते हैं कि जैसे अभी मुझे x का इनपुट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, कुछ भी ऐसे मैसेज लिख देते हैं कि गिव ए वैल्यू फॉर x। और सबसे पहले एक और चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि अगर अभी हमने आप सोचोगे कि यहाँ पर डेटा टाइप क्या एक्स की रही होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनपुट लेते टाइम अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि इनपुट से आगे हमने कुछ भी नहीं लिखा डेटा टाइप, तो वो पाइथन उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। तो यहाँ एक्स को स्ट्रिंग कंसीडर किया जा रहा है। तो ये हमारे से एक्स को स्ट्रिंग कंसीडर करके इसकी इनपुट हम ये यूज़र से मांगेगा ये प्रोग्राम। तो अभी इनपुट लेके हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। अभी मैंने टर्मिनल ओपन करा है क्योंकि एक कमांड मैं अभी आपको बताऊंगा टर्मिनल में लिखने के लिए। क्योंकि अगर आप सीधा एग्जीक्यूट पे दबाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में क्या है कि मैंने रन कोड दबाया तो ये जो है आउटपुट वाले विंडो में खुल जाएगा और वहाँ पर हम एडिट नहीं कर सकते, यानी कि हम वहाँ पे हम कुछ टाइप नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने इस पे लैपटॉप पे जो है टर्मिनल खोल रहा हूँ और यहाँ पे जो है अपनी एक कमांड लिख के अपनी फाइल को रन करूँगा। तो वो कमांड को पहले देख लेते हैं। पाइथन स्पेस, अगर आपकी फ़ाइल जो है जो अभी आपने फ़ाइल ओपन करी है वो अ, उसी फोल्डर में है, अगर आपने उस जिस भी फाइल को आपने रन करना है अगर वो उसी फोल्डर में जो आपने यहाँ पे ओपन कर रखा है, जैसे पाइथन कोड में ही मेरी ये फाइल है जिसको मैं रन करना चाह रहा हूँ, तो आपकी एक सिंपल सी कमांड रहेगी पाइथन कोड डॉट पी वाई। यहाँ मेरी फाइल का नाम कोड डॉट पी वाई था तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे ये लिख दिया। आपकी जो भी फाइल का नाम रहेगा वो फाइल नेम डॉट पी वाई या जनरली कह सकते हैं। तो पाइथन स्पेस फाइल नेम डॉट पी वाई जनरली जो है हमारे पास कमांड रहेगी फाइल को रन करने के लिए। एक स्ट्रिंग है तो मैं हेलो वर्ड लिख के देख देखता हूँ यहाँ पे। और एक्स की वैल्यू जो हमने इनपुट करी थी हेलो वर्ल्ड, वो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। ऐसे ही किसी और डेटा टाइप का हमें इनपुट लेना हो तो क्या करेंगे हम, इनपुट के आगे जैसे मुझे इंटीजर वैल्यू के लिए इनपुट लेना है, एक्स को इंटीजर हमने कंसिडर करना है और उसका इनपुट लेना है, तो हम आगे इंट लिख देंगे और आगे पेयर ऑफ ब्रेसेस जो है हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ। इनके बाद हमारे ब्रेसेस स्टार्ट हुए और फिर उसके बाद इनपुट लिखा और इनपुट फंक्शन के अपने ब्रेसेस स्टार्ट हुए। तो इंट इनपुट बेसिकली आप ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। इनपुट दे के देखते हैं। एंटर ए वैल्यू फॉर एक्स 16 में अगर मैं लिख दूँ तो 16 हमारे पास प्रिंट हो गया। आगे ऐसे ही हम फ्लोट इनपुट लिख के देख लेते हैं। कंट्रोल एल से जो है आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं टर्मिनल को। 16.0 में लिख देता हूँ तो 16.0 जो है वो हमारे पास प्रिंट होके आ गया। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा ये मैसेज है, इनपुट लेने के लिए हमने एक मैसेज लिखा है, इसमें यहाँ अगर हम बैक स्लैश एन लिख दें तो बैक स्लैश एन का मतलब हमें मालूम है क्या होता है। वो इट इम्प्लाइज ए न्यू लाइन। तो इसको इस स्टेटमेंट के अंदर हमारा जो मैसेज जिसे हम बोल रहे हैं इसके अंदर बैक स्लैश एन लिख दे तो क्या होगा, इनपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन में मांगेगा। इसको समझने के लिए हम दोबारा से रन करके देखते हैं।
.py। अब मैसेज तो हमारा यहीं पे लिखा हुआ है कंसोल में या टर्मिनल विंडो, एंटर ए वैल्यू फॉर एक्स, लेकिन कर्सर जो है जहाँ पर इनपुट लिखना है वो नेक्स्ट लाइन में मांग रहा है, तो फ्लोट हम अपना लिख देते हैं 16.0। 16.0 जो है हमारा प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट जो है हमारे पास पाइथन में, उसको हम प्रिंट कराने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, यानी कि बेसिकली होती तो प्रिंट स्टेटमेंट ही है, लेकिन हमें वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर प्रिंट कराना हो तो उनके भी हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करेंगे। मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, और अब इसको प्रिंट कराने का हम एक तरीका देखते हैं। तो यहाँ मैंने क्या करा, गुड मॉर्निंग के बाद कॉमा और %s। इस %s का क्या मतलब है, ये है हमारा स्ट्रिंग के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जैसे परसेंटेज हमने लिखा, परसेंट साइन से हमें ये समझ आ जाएगा पाइथन को कि यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट हो रहा है। एस जो कैरेक्टर है यहाँ पे, इससे क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा जो भी हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं उसको आप फॉर्मेट कर दीजिए एज अ स्ट्रिंग %s। इस स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर है बेसिकली। यहाँ पर %s से हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट होने वाला है। पर स्ट्रिंग प्रिंट होने वाले, कौन सा स्ट्रिंग प्रिंट होने वाला है उसको स्पेसिफाई करने के लिए कॉमर्स को हमने क्लोज करा, और उसके नेक्स्ट में हमने लिख दिया %str, यानी कि परसेंटेज अपना वेरी, उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम, जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल हमें प्रिंट कराना है गुड मॉर्निंग कॉमा के बाद, उस वेरिएबल का नेम हमने लिखा परसेंटेज के बाद। तो यहाँ पर अब हमें गुड मॉर्निंग कबीर जो है वो प्रिंट होके हमारे पास आना चाहिए। प्रिंट होके हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास था स्ट्रिंग डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर। वैसे ही अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। अब अगर मेरे को अलग अलग वेरिएबल्स प्रिंट कराने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में, तो उसके लिए क्या कैसे लिखेंगे। पहले मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दूंगा अपने नाम से, प्रिंट में हम लिख देंगे अब दो वेरिएबल हमारे पास हैं जिनको हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर से लिखा है, तो उन वेरिएबल्स का नाम हम कैसे लिखते हैं, परसेंट के बाद हम एक ब्रेसेस स्टार्ट कर देंगे, और उस ऑर्डर में हमने वेरिएबल्स का नाम लिखना है जिसमें हमने उनमें उनको प्रिंट कराना है। परसेंटेज पहले ही लिखा है तो हम नेम लिख देंगे और उसके बाद एज। तो हमारे पास यहाँ प्रिंट होके आना चाहिए टेक्निकली, हाय कबीर यू आर 19 years old। हमारे पास तो प्रिंट होके आ गया। तो अगर जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे उनको कोट्स के बाद जो है परसेंटेज हम जो लिखते हैं वेरिएबल्स का नाम स्पेसिफाई करने के लिए कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रिंग या कौन सा इंटीजर आप प्रिंट कराना चाह रहे हो,
तो ऐसे कॉमा डाल के जो भी हमारे नेक्स्ट वेरिएबल आते जाएंगे वो हम वैसे के वैसे ऐड करते रहेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। अगर हमें डायरेक्टली नंबर्स को प्रिंट कराना हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d करके कोई भी इंटीजर हमें डायरेक्टली प्रिंट कराना हो तो वो कैसे करेंगे। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर रैंडम लिख देता हूँ, फिर वही फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर है तो हम डायरेक्टली इस बार परसेंटेज के अंदर अपना जो है, परसेंटेज के बाद जो हमने ब्रेसेस लिखे हैं इनके अंदर हम डायरेक्टली अपने इंटीजर्स लिख देंगे। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि %3d हमने लिखा है तो यहाँ इंटीजर तो हमारा सिर्फ दो टू डिजिट है, और इससे क्या होगा, 12 जो है वो थ्री, टोटली हमारे पास 3 स्पेसिस में जो है प्रिंट होके आएगा। हाई के डायरेक्टली बाद हमने 12 को प्रिंट कराना चाहा है 3 स्पेसिस में, तो क्या होगा, 12 अपनी 2 स्पेसिस ले लेगा, इसके पास 2 डिजिट है, और एक स्पेस एक्स्ट्रा भी ये लेगा क्योंकि हमने परसेंट के बाद 3 लिखा है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, ऑल दो 12 सिर्फ, हम टेक्निकली सोचेंगे कि 12 हाई के डायरेक्टली बाद आ जाता चिपक के इसके साथ बिना किसी स्पेस के, लेकिन क्योंकि हमने %3d लिखा है तो ये 3 स्पेसिस में लिखा जाएगा 12, इसलिए यहाँ पर हाई के बाद एक स्पेस और 2 स्पेसिस जो थी वहाँ पर 1 और 2 प्रिंट होके आ गया, मेकिंग इट 12। फ्लोट डेटा टाइप को भी हम प्रिंट कराना सीख लेते हैं। पाई की वैल्यू हमने लिखी है और इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट कराएंगे। %.2 है। परसेंट टाइप हमें मालूम है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। 0.2 से हमने ये क्लियर कर दिया कि हमें सिर्फ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो है पाई की वैल्यू प्रिंट करानी है। परसेंट वेरिएबल का नाम पाए, और ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया, पाई की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक 3.14 होती है। अच्छा, एक तो तरीका जो है ए बी और टेक्स्ट की वैल्यूज प्रिंट कराने का प्रिंट स्टेटमेंट में, वो हम जानते हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर तीनों के लिख दिया और परसेंटेज में इन तीनों वेरिएबल्स का नाम लिख दिया। लेकिन एक और तरीका हमारे पास है, वो ये है कि द वैल्यू ऑफ, इसे हम करली ब्रेसेस लिख देंगे, डॉट फॉर्मेट, हमारे जैसे ही कॉमास खत्म होंगे, डॉट फॉर्मेट एक फंक्शन है, इसके अंदर हम आर्गुमेंट्स अपने लिखेंगे। डिटेल में आर्गुमेंट्स को हम बाद में समझेंगे ही फंक्शंस में, लेकिन इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हमने प्रिंट कराने हैं उनका नाम हमें लिखना है। तो बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम करली ब्रेसेस लिख देंगे, ए पेयर ऑफ करली ब्रेसेस ऑब्वियसली, और हमारे पास जो है उसके बाद जैसे ही हमारा कॉमास ख़त्म होंगे, वहाँ उसके बाद डॉट फॉर्मेट, हमारा एक फॉर्मेट फंक्शन होता है, उसके अंदर उसी ऑर्डर में हमने जो है वेरिएबल्स का नाम लिख देना, तो दोनों में हमारे पास सेम प्रिंट हो गया आएगा। आप देखना, दोनों में हमारे पास सेम प्रिंट हो गया है, ऑल्दो यहाँ पर टी मैंने लोअर केस लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं। बेसिकली हमारे पास सेम ही प्रिंट होके आया है क्योंकि हम वेरिएबल्स को प्रिंट करने का एक अलग तरीका यहाँ पर देख रहे थे। एक और तरीका सेम आउटपुट प्रिंट कराने का हमारे पास ये है कि द वैल्यू ऑफ, ये मैं क्या कर रहा हूँ वो अभी हम डिस्कस करते हैं, जस्ट इन अ मोमेंट।
तो फॉर्मेट 0 1 2 यहाँ लिखने का क्या मतलब हुआ कि फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जो तीन वेरिएबल होंगे ये उनके इंडेक्सेस हैं, बेसिकली इंडाइसेस आप कह सकते हैं, इंडेक्स का प्लूरल। यानी कि फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जो सबसे पहले वेरिएबल का नाम होगा ए इक्वल टू के अगेंस्ट जो है वो वेरिएबल प्रिंट होके आएगा, डजेंट मैटर वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। बेसिकली अगर आपने यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया तो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जो आपका वेरिएबल सबसे पहले लिखा होगा रिगार्डलेस ऑफ इट्स डेटा टाइप वो हमारे पास ए इक्वल टू ज़ीरो के अगेंस्ट प्रिंट हो गया है। यानी कि ज़ीरो लिखा है तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास लिखा है ए, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 10 प्रिंट होके आएगा। इंडेक्स 1 है तो यानी कि सेकंड जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होके आएगी बी इक्वल टू के अगेंस्ट। और 2 जो है हमारा इंडेक्स नंबर, बेसिकली इंडेक्स कह लो सिंपली, वो स्पेसिफाई करता है कि थर्ड वेरिएबल की जो वैल्यू है टेक्स्ट इक्वल टू के अगेंस्ट वो प्रिंट होके आएगी। तो सेम ही आउटपुट हमारी फिर से प्रिंट होके आने वाली है। ये देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10, जैसा हम चाहते थे। ए 10 है तो ए को हम 10 ही प्रिंट कराना चाहेंगे ना। बी इक्वल टू 20 और टेक्स्ट इक्वल टू फिर से हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। तो ये एक और तरीका है सेम आउटपुट डिराइव करने का ऑन दी आउटपुट स्क्रीन। अच्छा, सिमिलर सी चीज़ हम फ्लोटिंग नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। पाई को फिर से हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट कराएंगे। 2 डेसिमल प्लेसेस। इससे करली ब्रेसेस शुरू किए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आएंगे हमारे पास कॉलन, फिर पॉइंट टू है। डायरेक्टली करली ब्रेसेस के अंदर पॉइंट टू एफ हम नहीं लिखेंगे, कॉलन के बाद पॉइंट टू एफ लिखेंगे। और डॉट फॉर्मेट फंक्शन के अंदर हमारा जो आर्गुमेंट जाएगा वो होगा हमारा पाई वेरिएबल। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास वही जो हम पहले प्रिंट कराते आ रहे थे, पाई की वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वो हमारे पास 3.14 प्रिंट होके आ गया है। तो आउटपुट प्रिंट कराने के हमने अलग अलग तरीके देखे। बेसिकली वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट कराने के अलग अलग हमने तरीके देखे। एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को हमने डिस्कस करा कि इनके अंदर कोड्स के अंदर जो है हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देंगे वेरिएबल का, और उसके बाद हम जो है वेरिएबल का नाम लिख देंगे परसेंट ब्रैकेट में, है ना। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि करली ब्रेसेस वाला जो मेथड है, यानी कि जिसमें हम फॉर्मेट फंक्शन को यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा टाइप रहेगी, हम बेसिकली डेटा टाइप को तो मेंशन भी नहीं करते, ब्रेसेस को हम लिखते हैं। और ऑल द फ्लोट है इसके अंदर, हमने इसके अकॉर्डिंग टू जैसे हम इसको प्रिंट कराते हैं जो तरीका होता है वैसे हमने लिखा। कॉलन पॉइंट टू है, हमें पॉइंट स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर लिखना पड़ा फ्लोट के लिए, लेकिन बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं कि सिंपली फ्लोट के अलावा जो डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, सिंपली हम उनको खाली जो हमारे पास पेयर ऑफ ब्रेसेस हैं, ये करली ब्रेसेस हैं, उनको छोड़ देंगे। और उसके बाद फॉर्मेट फंक्शन में वेरिएबल्स को उसी ऑर्डर में लिख देंगे जिसमें हम उसको उनको प्रिंट कराना चाहते हैं। और ऑर्डर को फिक्स करने के लिए जो है हम उन एम्प्टी ब्रेसेस के अंदर इंडेक्सेस की वैल्यू लिख सकते हैं। यानी कि फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जो जितने भी नंबर हमारे पास वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल है तो एक ए बी सी, तो ए का इंडेक्स 0 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 2 हो जाएगा। तो उन एम्प्टी ब्रेसेस के अंदर हम जो भी अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन हैं जहाँ पर हमने ब्रेसेस लगाए हैं, उन ब्रेसेस के अंदर हम इंडेक्स की वैल्यू भर देंगे। और वही वही वैल्यू फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके इंडेक्स के मुताबिक वो प्रिंट होके आ जाएगी वहाँ। तो एक बार मैं डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं उनको मैं एनलिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इंटीजर के लिए हम परसेंट आई भी लिख सकते हैं। परसेंट सी एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए है।
परसेंट स्ट्रिंग के लिए परसेंट पॉइंट एन एफ में लिख देता हूँ, ये है अप टू एन डेसिमल प्लेसेस। परसेंट लोअर केस एक्स जो है ये लोअर केस हेक्सा डेसिमल वैल्यूज के लिए, परसेंट कैपिटल एक्स जो है अपर केस एक्स जो है ये अपर केस हेक्सा डेसिमल के लिए। परसेंट ओ जो है लोअर केस हो, ये ऑक्टल वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। तो ये था हमारे पास पाइथन में वेरिएबल्स को प्रिंट कराने का अलग अलग जो हमने वेज डिस्कस करे हैं।